अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अपूर्व शाही है और मैंने रिसेंटली 15 सेट दैट इज स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर एलिजिबिलिटी ये मैंने क्लियर करा है। इसके साथ ही साथ मैंने 12 प्री पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी कोर्स वर्क मैंने क्लियर करा है, जिसमें से 7 में मैंने टॉप करा था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही थी, मैंने इसको क्लियर करने के लिए किस किस रेफरेंसेस बुक को पढ़ा, किस तरीके से मैंने अपने टॉपिक को सेगमेंटलाइज किया, मैंने मॉक्स कैसे लगाए और साथ ही साथ किस तरीके से मैंने अलग अलग इतने सारे इंटायर सिलेबस को रिवीजन के माध्यम से किस तरीके से मेमोराइज़ करा और उसका एक प्रॉपर कैटलॉग मैंने कैसे बनाया। इस पर्सपेक्टिव पे मैं आज बात करने वाला हूँ। इस चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले आपको जनरल पेपर 1 में ध्यान रखना है। जो जनरल पेपर 1 बेसिकली 10 टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है रिसर्च एप्टीट्यूड। बिकॉज ये टेस्ट क्यों की जाती है, बिकॉज कल को आप ये एग्जाम क्लियर करने के बाद एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर या एक एज अ फुल टाइम पीएचडी रिसर्च स्कॉलर आप काम करने वाले हैं। तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट कराया जाता है। सो रिसर्च एप्टीट्यूड। द नेक्स्ट थिंग इज टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे सवाल आते हैं। फिर ऑब्वियसली लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, मैथ्स और इसके साथ ही साथ कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते ही हैं। इसके बाद आता है मोर लाइक कम्युनिकेशंस, जिसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इसके क्वेश्चंस आते हैं। फिर आईसीटी एक आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट लास्ट वी हैव पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें ज़्यादातर टाइम्स प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एंड इसके अलावा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना प्रोटोकॉल, यूएनएफ से इससे क्वेश्चंस बनते हैं। वन थिंग मोर दैट आई लाइक टू ऐड कि इस एसईटीज़ का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, बट फॉर पेपर 1 यू जस्ट ओनली गेट 1 आवर, सो यू हैव जस्ट एग्जैक्टली 60 मिनट और उस 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करने रहते हैं। सो इन एंड अबाउट 1 मिनट 5 सेकंड आपको हर एक सवाल को क्लियर करना रहता है, बीट लाइक डीआई और बीट लाइक पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये एक पोर्शंस रहा। इसके साथ ही साथ जब हम रिसर्च एप्टीट्यूड या टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि रिसर्च कल को जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें चाहे वो रिसर्च डिज़ाइन हो या जो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंडक्टिव मेथड हो, डिडक्टिव मेथड हो, या जिस तरीके से आप अपने हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वो क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। चाहे वो नल हाइपोथेसिस हो, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो, अलग अलग तरीके की टेक्निकलिटीज़ होती है जो एक कमीशंस या एक यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कल को जब वो कैंडिडेट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और एज ए फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर जब वो काम करेंगे तो वो उनको ये चीज़ आनी चाहिए या वो इन चीज़ों से भली भांति परिचित हों। वन थिंग हाउएवर आई लाइक टू ऐड, अगर आपकी डीआई या मैथ्स कमजोर है then never attempt the DI and the math question in the very beginning, because ये आपके कंपटीशन को काफ़ी या आपके मोरल बूस्टर को काफ़ी नीचे ये कर देगा। तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा वैसे क्वेश्चंस को किया जाए जिसमें आप श्योर आपको पता है कि ये चीज़ मुझे इसके आंसर्स आते हैं। Then comes the more like people development environment, use of ICT in research aptitude and more like in communications। इस चीज़ों के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके आम जिंदगी से ही जुड़े होते हैं। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है जिसको कवर करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, चाहे वो इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कन्वेंशंस या प्रोटोकॉल्स हों या इस चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एनवायरनमेंट के सेक्टर में किस तरीके से काम किया है, ये एक पोर्शन रहता है जो कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस से भी डील कर रहा होता है। तो ये आपको आना ही चाहिए। रिगार्डिंग कम्युनिकेशंस या आईसीटी, हमेशा एक चीज़ फोकस रखना चाहिए कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट फॉर द एसईटीज, तो रोल ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एप्टीट्यूड वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है जो ऑनलाइन डिपॉजिटरी है, जैसे शोध गंगा और शोध गंगोत्री, ये यूजीसी के द्वारा बनाई गई है। इनफ्लिपनेट या ऑनलाइन डिपॉजिटरी जैसे कि जे स्टोर, ये सब अलग अलग है। इसका यूटिलाइजेशंस क्या है, अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे ओपैक जिस तरीके से काम करता है, मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, स्वयं या TEQIP या CEC, ये सारी चीज़ें क्या हैं। इस चीज़ों को जब आप टेक्निकली समझेंगे और ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईसीटी के माध्यम से एक एकेडमिक्स के फील्ड में इम्प्लीमेंट कराया है, ये बहुत ज़्यादा मदद करता है कहीं ना कहीं आपके सेट्स के पेपर 1 को सॉल्व करने में। पेपर 2 अगर हम बात करें इन जनरल नोशंस, इवन इन माई फील्ड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, तो लिटरेचर में हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि लिटरेचर 10 पोर्शंस में होते हैं जो डिवाइड हम लोग करते हैं। बेसिकली वी स्टार्ट विद ब्रिटिश लिटरेचर, देन एलिजाबेथन अमेरिकन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, ग्रीको रोमन लिटरेचर, कल्चर स्टडीज़, लिटरेरी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, लिटरेरी थ्योरीज, इंडियन लिटरेचर एंड देयर आर फ्यू लिटरेरी मूवमेंट्स। इस चीज़ों में ऑलमोस्ट 10 भागों में डिवाइडेड रहता है।
बच्चों को हमेशा डर ये रहता है कि इतने बड़े सिलेबस को कवर कैसे करना है। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि आप जो है रादर देन बुक्स को टारगेट करें, आपको टॉपिक्स को कवर करने चाहिए और राइटर्स को कवर करने चाहिए। ये हर बार और हर सब्जेक्ट में वेरी करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट कॉमन ही रहती है। जैसे इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट फील्ड्स सच एज सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, उसमें फेमस जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, या सोशियोलॉजी में बात करें तो स्लावक जिज़ोक या फिर इमाल दरखाइम, इन चीज़ों को जो उन्होंने इंप्लीमेंट करा है, इनके थ्योरीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सो रादर देन गेटिंग इनटू द बुक कंटेंट, आपको टॉपिक कंटेंट पे गौर करना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं पेपर 2 के स्लेट के सिलेबस के साथ मैच कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट, आपको कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल अपनी एक पूरी की पूरी ऑथर्स की लिस्ट बनानी चाहिए जो सेट के एग्जाम्स के साथ रेलिवेंट हो, एंड इवेंचुअली आपको उसको नोट डाउन करना है, पेन डाउन करना है, उनके इंडिविजुअल वर्क्स को क्रोनोलॉजी में जो है पढ़ने की कोशिश करना, रादर देन मगिंग इट अप। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि अगर ह्यूमैनिटीज़ की सब्जेक्ट है तो वो उसको याद ही किया जा सकता है, उसे समझा नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है। ज़्यादातर टाइम इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लिबरल आर्ट चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है रादर दैन रटने की ज़रूरत होती है। वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आ जाएगा कि सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जब हम बात करते हैं कल्चर स्टडीज़ की, देन एक वास्ट मेजोरिटी ऑफ कल्चर स्टडी सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के फील्ड को भी डील करता है। तो इस चीज़ों को जब आप इवेंचुअली कैरी आउट करेंगे तो एक आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर रहेगा। रही बात ब्रिटिश लिटरेचर या अमेरिकन लिटरेचर या वर्ल्ड लिटरेचर या इंडियन लिटरेचर को बेसिकली इतने राइटर्स को कैसे कवर करें, यू ऑलवेज हैव टू कीप इन द माइंड वेयर टू हिट एंड हाउ मच टू हिट। उसकी कहीं ना कहीं स्लेट से रेलिवेंस किस राइटर से कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पैटर्न्स क्या रहा है, या उसके सिलेबस के साथ कितने मैच कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस, जब मैंने 15 सेट अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये मैंने जो जितने भी सेट्स निकाले वो मैंने क्लियर करे, एक चीज़ मुझे समझ में आ गया। मैंने अपनी पूरी की पूरी 15 सेट्स की जर्नी आंध्रा सेट से स्टार्ट की थी। पहले आंध्रा सेट मैंने क्लियर करा, देन नॉर्थ ईस्ट एंड देन कर्नाटका, केरला एंड द लिस्ट गोज ऑन। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो वहाँ के सिलेबस होते हैं वो काफ़ी उनमें एक सिमिलैरिटीज़ आप ढूंढ सकते हैं। वो सिमिलैरिटीज़ क्या है कि मॉडर्न से वो लोग ज़्यादा पूछ रहे होते हैं, मॉडर्न थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। सो रादर देन गोइंग इनटू द क्लीशे थिंग्स कि हमेशा चीज़ों को पुराने राइटर्स को समझने या पुराने थियोरिस्ट के बारे में बात करने जो आज के डेट में इम्प्लीमेंटेबल है, या जिसका समाज में आज के डेट में ऑन ग्रास रूट लेवल यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, उसको आपको जो है एक तरीके से उसको कैटलॉग करना है, एंड उसकी सोशल रेलेवेंस आपको समझने की ज़रूरत है। इससे आपका बहुत बड़ा पोर्शन, चाहे वो कल्चर स्टडीज़ का हो, लिटरेरी टर्मिनोलॉजी का हो, लिटरेरी थ्योरीज़ का हो, ये कवर अप हो जाएगा। देयर आर फ्यू थिंग दैट यू ऑब्वियसली हैव टू मग इट अप, बट वो चीज़ काफ़ी कम होते हैं। अगर आप लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर क्रोनोलॉजीज आप कैसे याद करते हो लिटरेचर में, वन थिंग आई विल डेफिनेटली रादर दैन मगिंग अप इनटू एवरी सिंगल बुक्स, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ बेसिक जो है की पॉइंट्स रख रहे हैं दिमाग में कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था, दूसरे जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क मूवमेंट हो, तो वो लैंडमार्किंग अगर आप अच्छे से कर रहे हैं क्रोनोलॉजी को, तो एक से दूसरी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आप रिलेट कर पाओगे, एंड एलिमिनेशन मेथड से वो ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट हट जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी हर एक सब्जेक्ट में इम्प्लीमेबल होती है, नॉट जस्ट इन लिटरेचर, चाहे वो फिलॉसफी हो, सोशियोलॉजी हो, पब्लिक एड हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इन एनी फील्ड ये चीज़ यूटिलाइजेशन की जा सकती है। एंड इवेंचुअली जब आप इस चीज़ों में अंतिम में मॉक जब लगाते हैं, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ, यू कांट क्रैक एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन विद अ सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड। तो वंस यू विल इफ यू इवेंचुअली स्टार्ट सॉल्विंग इट बाय एन ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ माइंड, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। One thing that I like to add at last कि it is not the question that is very difficult, it is the option that makes the question very difficult। तो अमूमन बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें लगता है सर क्वेश्चन बहुत भारी है, बिल्कुल नहीं। ये जो 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं एग्जाम्स में, ये आपके क्वेश्चंस को टफ बनाते हैं। अमूमन जो क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर ऑप्शंस के साथ आते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को लगता है कि चारों ऑप्शन सही हैं। तो एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज़ किया जा सकता है, या एक तरीके से टाइम मैनेजमेंट स्लेट्स के एग्जाम्स में या प्री पीएचडी कोर्स वर्क के एग्जाम में कैसे किया जा सकता है। खासतौर पर जो है प्री पीएचडी के कोर्स वर्क में ये चीज़ अक्सर देखा जाता है कि आपको 2 आवर्स में जो है तकरीबन 100 क्वेश्चन करने रहते हैं फॉर प्री पीएचडी एग्जामिनेशंस। तो टाइम मैनेज कैसे करना है, किस तरीके से मॉडर्न रेलिवेंस के चीज़ों को ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के मॉक कैसे लगाने हैं,
साथ ही साथ सोशल रेलेवेंस को ध्यान में रखना है, उस कहीं ना कहीं उस परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से एग्जामिनर का फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये कैसे पता चलेगा? बाय एनालाइजिंग क्लोज ट्रेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो कि आज के डेट में ईजिली अवेलेबल होता है। थोड़े से आपको सर्च करने की ज़रूरत होती है, इट्स टोटली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। जैसे कि उस चीज़ों पे मैं फ्यू वेबसाइट्स भी बता दूं, जैसे कि academia.edu, comtoid.com, literateness.org, ये कुछ वैसे पॉपुलर फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट्स के मटेरियल्स, उसके मॉक्स आपको लगाने को मिल जाएंगे। इन माई केस आई से कि मैं गूगल प्ले स्टोर से काफ़ी ऐसे ऐप्स डाउनलोड करता था जो बेसिकली एक तरीके से MCQs के क्वेश्चंस प्रोवाइड करते थे, और इस तरीके से मेरा एक माइंड मैपिंग एक होता था, या एक मेरी मसल मेमोरी स्ट्रांग हो गई थी, मैं चीज़ों को समझने लगा था। So these are the strategies that you will follow and eventually you will clear the examinations. That's it.